presented by Bhartiya State Bank, हर भारतीय का बैंक, in association with Binani Cement, सदियों के लिए. Indigo, welcome abroad. Jaiprakash Power Ventures, power to do good. And PC Jeweler, for generations. Media partner, Dainik Bhaskar, जिद करो, दुनिया बदलो. Digital outdoor partner, DSN. Cafe partner, Lavaza Blue. Print partner, Business Standard. Broadcast partner, YouTube. और आप देख रहे हैं बजट पर हमारी खास पेशकश, हमारा खास कवरेज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। और सुर्खियों में है, आम आदमी को प्रणब मुखर्जी ने दी मामूली राहत। इनकम टैक्स की छूट सीमा सिर्फ 20,000 रुपए बढ़ी, साल में बचेंगे मात्र 2,000 रुपए। लेकिन सारी चीजों और सर्विस को महंगा करने का रास्ता खोला। वित्त मंत्री ने एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स की दरें 2% बढ़ाई। सोने का इंपोर्ट हुआ और महंगा, ड्यूटी 2% से बढ़ाकर 4% की। सीएनबीसी आवाज की खबर पर लगी मोहर। शेयर बाजार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा बजट। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में 20% कटौती के बावजूद सेंसेक्स निफ्टी 1.25% नीचे। रिफॉर्म के मोर्चे पर भी वित्त मंत्री ने किया सबको निराश। फूड, फर्टिलाइजर और डीजल सब्सिडी जैसे अहम मुद्दों पर साथ ही चुप्पी। कॉर्पोरेट दिग्गजों ने बजट पर दिखाया संतुलित रुख। सब्सिडी को काबू करने के कदम की तारीफ की, लेकिन कहा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से बेकाबू होगी महंगाई। और बजट में नहीं मिला कर सस्ता करने का कोई संकेत। जून तक ब्याज दर नीचे आने की उम्मीद नहीं। इस बजट से उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन इंडस्ट्री और बाजार को कुछ खास नहीं मिला। एक बार फिर से बढ़ते वित्तीय घाटे ने वित्त मंत्री के हाथ बांध दिए। प्रणब दा ने कहा कि कारोबारी साल 2013 में वित्तीय घाटा 5.1% पर रहने का अनुमान है। सीएनबीसी आवाज लगातार ये कहता रहा है कि सब्सिडी ग्रोथ की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। और वित्त मंत्री ने भी माना कि वित्तीय घाटा बढ़ने की वजह से की सबसे बड़ी वजह सब्सिडी का बोझ ही है। वित्त मंत्री ने अगले 3 साल में सब्सिडी को जीडीपी के 1.7% के बराबर लाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वित्त वर्ष 2013 में सब्सिडी जीडीपी का 2% से ज्यादा ना रहे। सब्सिडी का फायदा जरूरतमंदों को ही मिले, इसके लिए सरकार ने केरोसिन पर डायरेक्ट सब्सिडी देने का लक्ष्य बनाया है। वहीं आमदनी बढ़ाने के लिए सर्विस टैक्स 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया है। सर्विस टैक्स बढ़ाने से करीब 18,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ 17 सेवाओं को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने एक्साइज ड्यूटी भी 2% बढ़ाकर 12% कर दी है। इससे अब सभी मैन्युफैक्चर्ड चीजें महंगी हो जाएंगी। शेयर बाजार के लिहाज से प्रणब बाबू ने इस बजट में कुछ खास नहीं किया। बाजार को उम्मीद थी कि इस बजट में एसटीटी को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन वित्त मंत्री ने उसमें सिर्फ मामूली कमी की है। अब एसटीटी 0.1% हो गया है। साथ ही डिलीवरी सौदों में एसटीटी को 20% घटा दिया गया है। लेकिन बाजार को सबसे ज्यादा राहत इस बात से मिली है कि वित्त मंत्री ने थोड़ा व्यावहारिक होकर अगले साल के लिए विनिवेश के लक्ष्य को घटाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इक्विटी मार्केट में निवेश बढ़ाने के लिए राजीव गांधी इक्विटी स्कीम का ऐलान किया गया है। इस स्कीम से बाजार में आने वाले छोटे रिटेल निवेशकों को काफी फायदा होने वाला है। स्कीम के तहत 10 लाख से कम आय वाले नए निवेशकों को 5 लाख तक के निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में 50% तक की छूट मिलेगी। हालांकि इस स्कीम में 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा। साथ ही आईपीओ मार्केट में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए भी वित्त मंत्री ने कदम उठाया है। अब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा बड़े आईपीओ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लाना होगा। इससे देश के हर कोने से निवेशक आईपीओ में हिस्सा ले पाएंगे। सरकारी बैंकों को मदद करने के लिए वित्त मंत्री ने 15,800 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है। मुश्किल में पड़े एयरलाइन सेक्टर की मदद के लिए वित्त मंत्री ने एफडीआई का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा कि एयरलाइन कंपनियां 49% विदेशी निवेश पर विचार जरूर यहां उस पर विचार चल रहा है। साथ ही उन्होंने एयरलाइन को 1 साल के लिए $100 करोड़ ईसीबी के जरिए उठाने का प्रस्ताव दिया है। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने राजीव गांधी इक्विटी स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में पहली बार शेयर बाजार में पैसे लगाने वाले निवेशकों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इसके मुताबिक शेयर बाजार में लगाई गई रकम का आधा टैक्स फ्री हो जाएगा। हालांकि ये छूट केवल 50,000 तक के निवेश के लिए ही है, यानी इस स्कीम के तहत अधिकतम 25,000 रुपए ही टैक्स फ्री होंगे। लेकिन इस
छूट का फायदा तभी मिलेगा जब शेयर कम से कम 3 साल तक नहीं बेचे जाएं और निवेशक की आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे बाजार को एक बड़ी राहत के तहत सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को भी 20% तक घटा दिया है। ये रियायत डिलीवरी वाले सौदों के लिए ही है। मार्केट एक्सपर्ट वल्लभ भंसाली के मुताबिक फिलहाल सबसे बड़ी परेशानी बढ़ती ब्याज दरें हैं, जिसमें कटौती की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि उनके मुताबिक सरकार निजी सेक्टर में लिक्विडिटी बढ़ाने की पूरी कोशिश कर सकती है। सबसे बड़ी कठिनाई हमारे सामने जो है वो है ब्याज की दरों की, कि ऐसे कोई आसार नजर नहीं आते कि ब्याज की दर जल्दी से कम होंगे। बजट की डिटेल पूरी नहीं आई है, लेकिन ये कठिनाई जरूर है। लेकिन सरकार ने एक ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश की है जिसमें कि बिजनेसमैन एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, गोल्ड पे जो ड्यूटी लगाई है, ऐसे कई बातें सोच के की है जिससे कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर वापस से हलचल हो। ऐसा वातावरण एक जरूर उन्होंने पैदा किया है। तो हो सकता है कि ब्याज की दरें आज कम नहीं हो, लेकिन पैसे की छूट मेरे ख्याल से सरकार ये करेगी कि पहले 6 महीने के अंदर बोरोइंग थोड़ी स्लो चलेगी और उसके बाद में रफ्तार पकड़ेगी। तो कोशिश ये होगी कि शुरुआत के अंदर पैसे की अवेलेबिलिटी प्राइवेट सेक्टर को ठीक रहे। आईसीआईसीआई बैंक की चंदा कोचर के मुताबिक बजट में ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है जिससे महंगाई दर पर कोई असर दिखे। उनके मुताबिक फिलहाल अप्रैल में रेट घटने की कोई उम्मीद नहीं है, हालांकि जून के बाद से ब्याज दर घटना शुरू हो सकती है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या वो जो गिरावट है वो अप्रैल से शुरू होगी या 2-3 महीने बाद शुरू होगी। मेरा मानना ये है कि वो जो डिक्रीजिंग ट्रेंड है वो अराउंड जून के लगभग शुरू होगा। अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए तो मेरे ख्याल से आरबीआई की जो रेपो रेट डिसीजन है वो इन्फ्लेशन पर भी काफी डिपेंड करेगी और अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा जिससे कुछ इन्फ्लेशन बहुत जल्दी घट सके। तो मेरे ख्याल से अप्रैल में इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस काफी कम है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जिसका काफी लंबे अरसे से इंतजार था। भारत के सचिन तेंदुलकर ने अपना बहुप्रतीक्षित 100वां शतक पूरा कर लिया है। इस वक्त बांग्लादेश में एशिया कप में वो बांग्लादेश के खिलाफ ही खेल रहे हैं और उन्होंने अभी अपना ये 100वां और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया है। क्रिकेट इतिहास में वो ऐसे अकेले और पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने क्रिकेट के दोनों फॉर्मेट, वनडे और टेस्ट, दोनों को मिलाकर यहां पर 100 शतक पूरे कर लिए हैं। तो ये खबर आती हुई जिससे एक बार फिर हम उम्मीद करते हैं कि आज भले ही बजट में लोगों को थोड़ी निराशा हुई हो, लेकिन ये खबर उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगी। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और।